Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is CPI WPI. अब मैं ये चीज़ें आपको इतनी बार बता चुका हूँ बट स्टिल एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी हम बात करते हैं कि जो भी हमारे आसपास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं या महंगाई जो होती है वो किस रेट से जा रही है, तो हमें उसे मेज़र करने का तरीका क्या होता है, या तो CPI या तो WPI। दोनों में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जैसे CPI एंड WPI की जब हम बात करते हैं, CPI रेफर्स टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI रेफर्स टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। नाम से पता चल रहा है, इट विल रेफर टू इन्फ्लेशन मेजरमेंट एट कंज्यूमर लेवल, मतलब कि रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे या रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करेगा, नाम से पता चल रहा है। और जो ये है, इट विल जस्ट सिंपली एट होलसेल लेवल। तो हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एज अ कंज्यूमर? CPI। अब दूसरा डिफरेंस है कि CPI और WPI में से देखो होता क्या है। अगर ये कंज्यूमर लेवल पे है तो कंज्यूमर क्या क्या, देखो अगर मैं बात करूं कौन से इंडेक्स में गुड्स और सर्विसेज होंगी या मतलब सर्विसेज नहीं होंगी, तो आप खुद सोचो। कंज्यूमर जो जो चीज़ें कंज्यूम करता है जिससे उसको महंगाई फील होती है, तो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एंड क्या हम सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, लाइक इंटरनेट एंड ऑल, जहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कोई गुड नहीं है बट हाँ इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस फॉर विच वी पे। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरनेट प्राइसेस या ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें सर्विसेज की वजह से महंगाई फील होगी। तो CPI में आपका गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड, लेकिन WPI में सिर्फ गुड्स आर इंक्लूडेड, है ना। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस। तीसरी चीज़, CPI इज़ रिलीज्ड बाय NSO, स्टैटिस्टिकल ऑफिस नेशनल, है ना, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। WPI इज़ रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फ्लेशन मेजरमेंट। अच्छा, कुछ और चीज़ें अभी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो CPI है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब जो RBI जब मनी सप्लाई चेंज करता है मार्केट में, जिससे क्या होता है, आपका एक तरह से वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। और उसको करने का तरीका क्या आपको पता है, रेपो रेट चेंज करना। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है, दैट इज़ द लाइक लीगली बैक्ड अंडर RBI एक्ट, ठीक है, मतलब RBI के पास ये पावर है। अच्छा, मनी सप्लाई कैसे, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, मतलब लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तो हर चीज़ को ख़रीदने के लिए क्या होगा, मतलब हैंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, समझ आता है। लेकिन मान लो मार्केट में पैसा कम हो जाए, तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो चीज़ें बिकेंगी भी नहीं, चीज़ें बिकेंगी नहीं तो उनके प्राइसेस गिरेंगे। तो बेसिक्स चीज़ें आपको आई होप पहले ही पता होंगी इकोनॉमी की। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, अब देखो कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, बिकॉज इन्फ्लेशन देखो ना बहुत कम अच्छी होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत। देखो बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का, है ना। बहुत कम हो जाए तो क्या होगा कि चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि जो उन चीज़ों को बनाते हैं उनको फ़ायदा ही नहीं होगा, तो वो बनाएंगे ही नहीं। अब बनाएंगे ही नहीं तो आपका क्या होगा फिर, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री अगर कोई चीज़ें प्रोड्यूस करती है तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए वो लेबर भी रखती है। लेकिन अगर मान लो वो चीज़ें इतनी सस्ती होगी कि उन फैक्ट्री वालों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो वो लेबर को निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। देखो महंगी चीज़ें होंगी तो वो फैक्ट्री वाले उन चीज़ों को और ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा बनाने के लिए ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए, ज़्यादा वर्क फोर्स के लिए ज़्यादा लेबर, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेबर अगर ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्फ्लेशन का कोई गुड फिक्स पॉइंट नहीं है कि एक सर्टेन वैल्यू, बट इसको एक रेंज में रखा जाता है और वो रेंज है 2 से 6%, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 4 ± 2%, मतलब कि 4+2 से लेके 4-2 तक, मतलब कि 2% से 6% के बीच में अगर आपका इन्फ्लेशन है, राइजिंग प्राइसेस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीपीआई इज यूज्ड एज द नॉमिनल एंकर फॉर मॉनिटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही है ना। डब्ल्यूपीआई इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर, गलत। सीपीआई को यूज़ करके क्या करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। सीपीआई रिफ्लेक्ट्स प्राइस चेंजेस फेस्ड बाय कंज्यूमर्स, बिल्कुल सही। तो 1 and 3 ओनली, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच, अब ये बताया आरबीआई की अथॉरिटी है अंडर आरबीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई थी, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द करंट इन्फ्लेशन टारगेट 4 ±2%, तो आपको समझ आता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं सारे, है ना। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। देखो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन बोलूँ तो इन्फ्लेशन तो है महंगाई, है ना, मतलब प्राइसेस बढ़ना, मतलब जो जनरल प्राइसेस बढ़ना, ठीक है, ये सारा होता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के कई टाइप की होती है, जैसे एक होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नाम से पता चल रहा है क्रीपिंग क्या होता है, ऐसे मतलब जैसे लेटे हुए घिस घिस के चलना आगे को, है ना, आराम आराम से। तो क्रीपिंग मतलब कि इन्फ्लेशन तो है लेकिन उतनी फास्ट नहीं है, बहुत स्लो, जैसे क्रीप कर रही है ना, किसी फ्लोर पे क्रीप कर रही है। तो प्राइसेस जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं लेकिन एट स्लो एंड स्टेडी रेट। इससे क्या होता है कि ये इतना स्लोली राइज करेगा, सडन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये स्लोली राइज करेगा तो मतलब आपका इकोनॉमी एडजस्ट कर जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको तो यूजुअली उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, इतना तो रहेगा ही, है ना। एंड ऑल्सो डज नॉट इफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स रैपिडली, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं करता, ये नॉर्मल है, इसको बेयर मिनिमम माना जाता है, ठीक है, क्रीपिंग। नेक्स्ट होता है हाइपर इन्फ्लेशन, नाम से पता चल रहा है हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, क्रीपिंग का बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे होगा रैपिड एंड एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, है ना। यहाँ पे सडनली चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएं तो उससे क्या होगा, लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो उस चीज़ के लिए, लोगों की इनकम तो बढ़ नहीं रही है, सडनली 1 2 दिन 3 दिन या 10 दिन में ऐसा चेंज हो गया एकदम से 1 महीने में, तो आपका क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, आपका जो परचेजिंग पावर को होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना। नेक्स्ट इज डीफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, मतलब कि चीज़ें सस्ती होना, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और आगे चलते हैं डिस इन्फ्लेशन। अब ये है तो इन्फ्लेशन ही, लेकिन डिस मतलब कि आप इन्फ्लेशन को डिसकनेक्ट कर रहे हो, मतलब कि महंगाई को डिसकनेक्ट करोगे तो धीरे धीरे करोगे। मतलब कि पहले चीज़ें हर साल 6% की रेट से महंगी हो रही थी, अब अगले साल 5% की रेट से होंगी, फिर 4, फिर 3, धीरे धीरे आप इन्फ्लेशन को डिसकनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें तो अभी भी महंगी होती है, इन्फ्लेशन तो अभी भी है, देखो इन्फ्लेशन तो अभी भी है लेकिन महंगी तो होती है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता जा रहा है। कि मतलब पिछले साल से इस साल में अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी, प्राइसेस बढ़े, अगले साल जो इस साल का रेट था उससे थोड़ी कम रेट से बढ़ेंगी, ठीक है, जैसे 6% से बढ़ी, फिर अगले साल 5, फिर अगर 4, 3, 2, तो हो क्या रहा है, भले ही चीज़ें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रेट अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन तो है ही है, इट इज़ नॉट डीफ्लेशन। डीफ्लेशन मतलब कि कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन मतलब कि जैसे आप इन्फ्लेशन को डिसकनेक्ट कर रहे हो, है ना, ये आपको समझ आता है, ठीक है, धीरे धीरे करोगे। नेक्स्ट इज रिफ्लेशन, ठीक है। तो रिफ्लेशन क्या होता है कि आपका दोबारा से, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ी अच्छी चीज़ होती है, प्राइस लेवल इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आउटपुट भी इंक्रीज होती है धीरे धीरे, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। देखो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो मतलब चीज़ें महंगी होंगी, तो अगर एक चीज़ है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, है ना, लेकिन साथ ही साथ उस जो चीज़ है उसकी आउटपुट भी बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ी है तो क्या होगा, अच्छा इसकी डिमांड बढ़ रही थी लेकिन एक और गुड आ गया, तो हो क्या रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, काउंटर बैलेंस करती हैं, तो उतना हार्म नहीं करती हमारी परचेजिंग पावर को, है ना, रिफ्लेशन। नेक्स्ट इज, और इम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पैसा भी बढ़ेगा इंसान के पास, तो खरीद सकता है फिर, है ना। दिक्कत कब होती है, जब एक ही चीज़ है और उसके लिए 100 लोग बैठे हैं, लेकिन अगर प्राइस लेवल तो भले ही बढ़ रहा है डिमांड की वजह से, लेकिन आउटपुट भी बढ़ रहा है, मतलब कि साथ ही साथ और चीज़ें भी ऐड होती जा रही है, तो सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, और खास बात क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो सभी के पास पैसा भी आएगा, तो सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन, है ना। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब कि जैसे आपका बहुत ही हाईली, क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही हाईली डिसरप्टिव इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है, बहुत हाई प्राइसेस होते हैं, स्लो ग्रोथ होती है,
मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आपका रिफ्लेशन है ना। स्लो ग्रोथ होती है और साथ ही साथ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। तो मतलब इसमें क्या है, सब कुछ ही खराब है। ऐसा कब हो सकता है? देखो, प्राइसेस भी ज़्यादा हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। अब हमने तो बोला था कि प्राइसेस बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, ये एक्चुअली ना, ये डिमांड बेस्ड नहीं होता है। इट इज़ नॉट डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन, ये सप्लाई शॉक से होता है। सप्लाई शॉक मतलब कि तुम कितना भी देखो, आरबीआई यहाँ पे कितना भी मॉनेटरी पॉलिसीज के हेल्प से कितना भी अगर मनी सप्लाई चेंज करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, मनी का इशू नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में इशू क्या है, यहाँ पे ना चीज़ें ही नहीं आ रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो रहा है। जैसे मान लो ऑयल के केसेस में होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कितना भी पैसा पकड़ा दो, मान लो हर एक इंसान के पास 1-1 करोड़ आ जाए, पर दुनिया से जो चीज़ उनको खरीदनी हो गायब भी हो जाए, वो बन ही नहीं रही, तो होगा क्या? इसको बोलते हैं आपका स्टैगफ्लेशन, है ना। इवन इफ आपके पास पैसा भी हो, चाहे जो हो, चाहे मतलब, तो हाई प्राइसेस तो होते रहते हैं, और एक तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती है, बिकॉज चीज़ें बिक ही नहीं रही, सप्लाई ही नहीं है ना, प्रोडक्शन ही नहीं है। ये आपको समझ आता है, सप्लाई शॉक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रीपिंग इन्फ्लेशन? क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब कि स्लो एंड स्टेडी, है ना। तो रैपिड नहीं इंक्रीज इन प्राइसेस विद आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, स्लो एंड स्टेडी राइज इन प्राइसेस। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ क्रीपिंग, यहाँ पे रैपिड एंड एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, है ना। नेक्स्ट इज डीफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट, चीज़ें सस्ती होना। तो कंटिन्यूस फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिसइन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन तो अभी भी है लेकिन उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर साल के साथ इन्फ्लेशन रेट कम होता जाएगा धीरे धीरे। पहले 5% की रेट से महंगी हो रही थी चीज़ें, अगले साल 3%, फिर 1%, ऐसे कुछ, है ना। तो डिक्रीज इन्फ्लेशन रेट बट प्राइसेज आर स्टिल राइजिंग। इन्फ्लेशन अभी भी है लेकिन रेट, किस रेट से इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है। रीफ्लेशन, रीफ्लेशन आपका अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे क्या है, प्राइस तो राइज करता है लेकिन आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है, तो वो काउंटर बैलेंस करेगा क्योंकि डिमांड को बढ़ने ही नहीं देगा। प्लस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो खरीदने की पावर ही बढ़ती है, ठीक है। तो प्राइस राइज विद इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन, इसमें सभी खराब होता है, प्राइसेस भी हाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, और आपका अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ आपका स्लो है ना, स्लो ग्रोथ, ठीक है। तो राइजिंग प्राइसेस विद स्लो ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज? अब ये बताया सप्लाई शॉक, है ना, सप्लाई साइड शॉक, है ना। नेक्स्ट इज एमजी नरेगा। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड एज नरेगा इन 2005, है ना। बाद में 2009 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया एमजी नरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। यहाँ क्या होता है, 100 दिन का आपका जो वर्क प्रोवाइड किया जाता है रूरल हाउस होल्ड को, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये कैसी स्कीम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होती है सेंट्रल स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे पूरा खर्चा सेंटर उठाता है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में जैसे मान लो 60-40 का शेयर होगा बर्डन, जो इकोनॉमिक बर्डन होता है ना। तो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2005, बिल्कुल। इट वॉज रिनेम्ड एंड बिल्कुल इट गारंटीज 150 नहीं 100 डेज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। नेक्स्ट इज एमजी नरेगा एजा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अंडर एमजी नरेगा एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड टू रूरल हाउस होल्ड्स, है ना, सी। नेक्स्ट इज बार बार बताया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है। यहाँ पे क्या है आपका, अगर मैं बात करता हूँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है ये भी आपको पता है ना। देखो, अगर मान लो ये किसी कंट्री की कोस्ट लाइन है, बेस लाइन है, यहाँ से क्या होगा आपका 200 नॉटिकल माइल तक, या जिसको बोलते हैं 370 किलोमीटर भी, है ना, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.85 किलोमीटर। यहाँ तक का जो भी पानी होगा, जो भी ओशन होगा, जो भी सी होगा, उसमें इस देश को क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स सोवरेनिटी होती है यहाँ पे। तो ये आपको समझ आना चाहिए, ये एक्सटेंड करता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बेस लाइन है, मान लो ये बेस लाइन है किसी नेशन की टेरिटरी की। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, टेरिटोरियल सी। फिर आता है आपका यहाँ से और ज़्यादा 12 नॉटिकल माइल, तो ये बोल दूँ कंटिन्यूअस जोन, बहुत बार बताया है मैंने। और यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक क्या आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर यहाँ से जब ये ख़त्म हो जाता है तो या तो किसी दूसरे देश का EEZ शुरू होगा, अगर ऐसा एरिया आ जाता है गलती से,
कि यहाँ पे तो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म हो गया इस बाउंड्री पे, और यहाँ पे किसी और देश का EEZ भी नहीं है, तो वो किसी की मतलब किसी की रिसोर्स सॉवरेंटी नहीं है, तो इसको बोलते हैं हाई सीज, जहाँ पे किसी भी कंट्री का जुरिस्डिक्शन ना हो ओवर द रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए हाई सीज। तो आपको फिर ये भी होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पे आपका हाई सीज ट्रीटी, ये आपको पता होना चाहिए। टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल, कंटिन्यूअस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, हाई सीज बियॉन्ड EEZ। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेस्ट डिस्टिंग्विशेस EEZ फ्रॉम हाई सीज। EEZ क्या होते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, आप माइनिंग करवा सकते हो, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, जो भी आपको लगता है आपकी सोवरेंटी होती है रिसोर्सेज के मामले में उस नेशन की। हाई सीज क्या होता है, यहाँ पे किसी का भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है ना। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ना रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, और यहाँ पे ये बहुत हाईली अफेक्टेड है विद क्लाइमेट चेंज। तो इसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पे मतलब एक तरह से, तो यहाँ पे एक ट्रीटी है हाई सीज ट्रीटी, है ना, जिसमें हम ये सोचते हैं कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे क्या है, EEZ में तो इकोनॉमिक राइट्स हैं वर्सेस फ्रीडम ऑफ सीज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to the channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. Thank you once again. I will see you all in the next video.